नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। हम फिर से आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका लेक्चर है 3, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है विद्युत परिपथ श्रेणी एवं समानांतर नेटवर्क में खुला एवं शॉर्ट लघु परिपथ और ओम का नियम, जो लेक्चर 1 में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है। और किरचॉफ्स का नियम, जो कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने कवर किया था। अब हम बात करें प्रतिरोध और प्रतिरोध मापने का विभिन्न विधियां, क्या क्या जो विधि है जिससे हम प्रतिरोध मापते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 3। आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो है बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप बोधि टेक्निकल ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से, अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। तो आप इसमें जा करके बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो फेसबुक पेज, जो बोधि टेक्निकल ऐप करके फेसबुक पेज है, उस पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, आप काइंडली डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध। प्रतिरोध ये आपका 7.5 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 7.5 है, जिसका नाम है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में हम 6 पॉइंट पे बात करेंगे, 6 पॉइंट पे बात करेंगे, जो कि पहला है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध पे ताप बढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई भी चालक है, तो उसका अगर उसमें ताप अगर वृद्धि हो जाता है, वो अगर गर्म हो जाता है, तो उसका चालकता पे या प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। फिर एक अगला है चालकता, फिर है विशिष्ट चालकता क्या होता है, और लास्ट में एक जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रतिरोध का नियम। ये प्रतिरोध जो है कौन सा नियम फॉलो करता है। जैसे आप सुने होंगे कि R बराबर होता है रो एल बाई ए। क्या है ये R बराबर रो एल बाई क्या है। ठीक है। तो इससे जानने से पहले सबसे पहले समझना होगा प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है। चलिए इसमें एक चीज समझते हैं कि जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए एक कॉपर का वायर है। ठीक है। एक कॉपर का वायर है और एक मान लीजिए इतना बड़ा लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। मान लीजिए इसको कोई सप्लाई से जोड़ा गया, किसी भी सप्लाई से जोड़ा गया, और इसको भी किसी भी सप्लाई से जोड़ा गया। ठीक है। तो आप इसमें बताइए कि मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, और ये लकड़ी है, ठीक है। तो आप बताइए कि किसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जनरली किसमें होगा। तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि किसमें होगा, कॉपर में। कॉपर क्यों? क्योंकि ये धातु है। धातु जो होता है वो प्रतिरोध कम रखता है। ये मतलब सीधा सा जवाब देंगे। ठीक है। क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है। और लकड़ी में नहीं होगा। लकड़ी में इसलिए नहीं होगा कि जनरली ये जो होता है, लकड़ी जो होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इन द सेंस कि मतलब एक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह करने का क्षमता है और एक में विद्युत धारा का क्षमता नहीं है। सेंस समझिएगा, सेंस समझने का कोशिश करिएगा। मतलब दो पदार्थ है, एक लकड़ी है, एक कॉपर है। अभी एग्जांपल हम ले रहे हैं सिर्फ ऐसे ही। ठीक है। बाकी हम इसका डिफिनेशन पे चलेंगे। एक कॉपर है, एक लकड़ी है। एक में विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। मतलब मटेरियल जो है अलग अलग गुण रखता है। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक मटेरियल जो है, एक में जो करंट का फ्लो हो रहा है, उसमें एक अलग गुण है, और लकड़ी में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, अलग गुण है। ठीक है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो है करंट का फ्लो को सपोर्ट कर रहा है, वे करंट का फ्लो नहीं होने दे रहा है। ठीक है। करंट का फ्लो का सपोर्ट कर रहा है कौन? कॉपर। क्योंकि करंट इस फ्लो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, लकड़ी में नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, तब तो नहीं हो रहा है ना। मतलब हम ये डिफिनेशन के सेंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ का एक गुण होता है जो करंट का फ्लो का विरोध करता है।
करंट का फ्लो का विरोध करता है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो का विरोध करता है। ठीक है, समझिएगा, एक कॉपर है, एक लकड़ी है, एक में करंट जा रहा है, एक में नहीं जा रहा है। सेंस की मटेरियल जो है करंट का फ्लो का विरोध करता है, मटेरियल जो है करंट का फ्लो का विरोध करता है। मतलब उसमें विरोध करने का मतलब उसमें कुछ रोधक क्षमता है जिसको बोला जाता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या बोला जाता है? प्रतिरोध, जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। मतलब पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज गौर करिए, देखिए कॉपर में जो है करंट का फ्लो हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है? एक कॉपर जो है, एक कॉपर में करंट का फ्लो हो रहा है, और ये लकड़ी जो है, लकड़ी में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसे भी एक सेंस और लगाया जा सकता है कि हाँ इसका हो सकता है रेजिस्टेंस दम कम हो, हाँ इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जिसके कारण करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। एकदम ठीक है, कॉपर में भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन इतना कम होता है कि हम मतलब उसको इक्विपमेंट द्वारा मेजर करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कितना है। ठीक है, मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और इसमें भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना? ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण करंट का फ्लो जो होता है वो होता ही नहीं है, होता ही नहीं, दम नहीं होता है। और इसमें कम होता है ना, तो करंट का फ्लो हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे आप दो बैटरी को एक कंडक्टर से जोड़ेंगे तो लगेगा कि कॉपर से जोड़ेंगे तो लगेगा कि इसमें प्रतिरोध तो है ही नहीं। हाँ होता है, बहुत कम होता है, समझ रहे हैं ना? तो अब हम समझते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध करता है। कॉपर बहुत कम करता है, लकड़ी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा पे चलते हैं। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का विरोध करे या विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करे। ये जैसा टर्म है ना प्रतिरोध, प्रतिरोध, रोध मतलब ऐसे समझ विरोध कर रहा है, विरोध, प्रतिरोध। ठीक है, किसका कर रहा है? विद्युत धारा का। किसका कर रहा है? विद्युत धारा का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, फोटो में देखिए, ये क्या कर रहा है? ये इधर से इधर जाना चाह रहा है लेकिन क्या कर रहा है? ये इसको बांध रहा है। मतलब इस टेक्निक है, समझने का टेक्निक, ऐसा होता नहीं है रियल में, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये समझने का क्या है, ये टेक्निक है कि ये देखिए ये क्या है, इधर से इधर जाना चाह रहा है, ये इधर से इधर जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो प्रतिरोध जो है ना, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये कह रहा है नहीं हम नहीं, उतना नहीं जाने देंगे, हम रोकेंगे तुमको। तो ये रोकेगा ना, जो जो रोक रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। मतलब ये एक प्रकार का गुण है, किसका? मटेरियल का, पदार्थ का, तत्व का। ठीक है, चलिए इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका मात्रक जो होता है, सॉरी, इसका मात्रक ओम होता है। और इसका सिंबल जो होता है इस कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ओम का सिंबल क्या होता है? इस प्रकार से होता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, मतलब आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। इसका मात्रक का सिंबल क्या होता है? ओम होता है। मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, किसको? रेजिस्टेंस को आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसको किससे मेजर किया जाता है? जैसे मान लीजिए चावल है, चावल को मेजरमेंट करना है कि कितना केजी है, तो उसको तराजू लाएंगे। पहले था डंडी वाला तराजू, आज है डिजिटल वाला तराजू। लेकिन हम किसी भी न किसी इक्विपमेंट को तो लगाएंगे ना, तराजू से तो विद्युत धारा नहीं माप पाएगा या रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए एक जो मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या क्या बोला जाता है? ओमीटर बोला जाता है, जिसका हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओमीटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। इसको
ए सिंबल से सूचित किया जाता है, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, ये मात्रक को इससे सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है कि इसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फर्स्ट लेटर जो है आर है, ठीक है। इसको ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और टर्म। इसमें भी वही समझाया गया है कि इधर से वोल्टेज जा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का फोर्स है। फोर्स के कारण क्या हो, करंट आगे जाना चाह रहा है, लेकिन प्रतिरोध क्या कर रहा है, देखिए यहाँ रोक रहा है, प्रतिरोध जो है रोक रहा है, मतलब एक गुण है। ऐसा होता नहीं है कि इधर से ऐसे लगता है और प्रतिरोध रोकने लगता है, ऐसा एरो बनता है। मतलब ये समझाने का कोशिश किया जाए कि जो रोक रहा है ना उसको प्रतिरोध कह रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रतिरोध का कुछ सिंबल दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है फिक्स्ड प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोध का जो सिंबल है ना, पहले समझिए, प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम, ठीक है, ओम, और ओम का सिंबल है ये, ठीक है। अब प्रतिरोध का एक सिंबल होता है, सिंबल कहने के लिए बेसिकली सर्किट में कैसे ड्रा करेंगे, तो सर्किट में ड्रा करने के लिए इसको ऐसे किया जाता है, मतलब जो रास्ता है ना उसको उबड़ खाबड़ बना दिया गया। ये मान लीजिए रास्ता है, ये प्लेन रास्ता है, ये है उबड़ खाबड़, तो जाहिर सी बात है इसमें मान लीजिए इसका सेंस हुआ कि मान लीजिए इधर से चलिएगा तो ऐसे 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 करके जाना पड़ेगा, ब्रेकर टाइप का हो गया। तो इसका जो सिंबल होता है ना इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो हुआ, जैसा कि फर्स्ट आपको फोटो में दिख रहा है, ये जो फर्स्ट फोटो में दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो हुआ ये भी प्रतिरोधी है, ठीक है, लेकिन इसका वेरिएबल प्रतिरोध बोला गया, मतलब इसका मान वेरी कर सकते हैं, इधर उधर कम बेसी कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा हमको चाहिए तो ज़्यादा पर कनेक्शन कर देंगे, कम चाहिए तो कम हो गया। ये हो गया एडजस्टेबल, ये हो गया एडजस्टेबल, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, लेकिन एडजस्टेबल कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमको 5 चाहिए, 5 ओम चाहिए, तो इसको हम 5 ओम पे फिक्स कर देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। और इसको हम कम बेसी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 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 कर सकते हैं, लेकिन ये एक जगह फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे करना है तो यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे फिक्स हो गया। उसी प्रकार से ये भी है टैप, मतलब ये दोनों में विशेष ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडजस्टेबल, ये जो है जो येलो कलर वाला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एडजस्टेबल, और टैपिंग में विशेष दिक्कत मतलब सेम ही है, सिर्फ नाम है अलग अलग, कहीं टैपिंग इस्तेमाल किया है, कहीं एडजस्टेबल इस्तेमाल किया है, सिर्फ डिफरेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए कोई सिंबल बनाया गया, ठीक है, सिंबल बनाया गया ऐसा, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, उसको ऐसे करके ऐसे काट देगा, ये एरो देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया एडजस्टेबल। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा रेजिस्टेंस में अगर सर्किट को दर्शाना है, सॉरी, सर्किट में रेजिस्टेंस को दर्शाना है तो कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। कभी कभी जो है ना स्लिप हो जाता है टंग, मतलब जीभ फिसल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, अब इसको हमको दर्शाना है इसमें रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, ये जो हुआ रेजिस्टेंस हो गया, इसको आर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो लिखेंगे, मान लीजिए 5 ओम लिखना है तो 5 ओम लिखेंगे, लिखने का कुछ तरीका इस प्रकार का हो गया, ठीक है। आर हो गया रेजिस्टेंस और उसका वैल्यू हो गया 5 ओम। जैसे मान लीजिए चावल है तो लिखते हैं ना चावल, चावल कितना, 5 क्या केजी, इसका यूनिट लिखना होगा ना, इसका यूनिट यही है ओम, ठीक है। 5 अगर चावल लिखेंगे 5 तो क्या, 5 दाना, 5 केजी, 5 ग्राम, 5 क्विंटल, तो ये लिखना पड़ेगा केजी, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा ओम। अब आर लिख करके सिर्फ लिख दिए 5, तो समझने के लिए तो समझिएगा, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, लिख नहीं सकते हैं इसको, 5 ओम लिखना पड़ेगा। जैसे ओम लिखें तो क्लियर होगा कि 5 ओम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिरोध का नियम, जो कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ है यहाँ से, ये समझने के लिए हमको उतना समझाना पड़ा है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक और हम टॉपिक अलग जाना चाहेंगे, क्योंकि जब आप कंसेप्ट के साथ समझेंगे ना तो आगे जो याद रहेगा आप भूलेंगे नहीं, और अगर रटेंगे तो मतलब आपको भूलने का संभावना ज़्यादा है। रट तो लिए लेकिन आप दिमाग में रहेगा ही नहीं, लेकिन जब कंसेप्ट के साथ टेक्निक के साथ समझेंगे, ठीक है, टेक्निक के साथ समझेंगे तो आपको याद रहेगा, काफ़ी देर तक याद रहेगा और भूलेंगे नहीं। जैसे थोड़ा सा कुछ हिंट्स मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको हिंट्स हम लोग टेक्निक से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक गैलन है जो कि पानी से भरा हुआ है, तिरछा शायद बना दिए ना, सीधा कर देते हैं इसको। एक गैलन है जो कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से ऐसे भरा हुआ है गैलन, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम एक पाइप लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र कर दिए, इसमें छिद्र तो ऐसे होगा, मिट गया। यहाँ पे हम क्या किए, इसमें छिद्र कर दिए, छिद्र करके एक क्या किए, पाइप कनेक्ट कर दिए, इतना बड़ा पाइप, ठीक है। सेम जो है, सेम एक और गैलन है, ऐसे समझिएगा, ठीक है, सेम गैलन है, मतलब वही गैलन को फिर क्या किए, खाली फिर क्या किए कि ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है, गैलन में पानी भरा हुआ, फिर एक पाइप लिए, इसे बड़ा लगा दिए, ठीक है, बड़ा लगा दिए, मतलब मान के चलिए ये 5 मीटर का है, ये 50 मीटर का है, इसमें हम बना नहीं सकते हैं 50 मीटर, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। 50 मीटर, इसका जो सिर्फ लेंथ ज़्यादा है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, एरिया जो है सेम है, एरिया कुछ भी है सेम है, मतलब ठीक है। एक पाइप था, वो 100 मीटर का पाइप था, उसमें से 5 मीटर काट करके 5 मीटर इसमें लगा दिए और 50 मीटर इसमें लगा दिए। आप बताइए कि जो पानी का फ्लो होगा, आप बताइएगा पानी का फ्लो होगा वो किस में ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए फिगर बी है, सॉरी बी है, किस में पानी का फ्लो होगा, ज़्यादा होगा, किसमें ज़्यादा होगा, अब सोचिए और बताइए, ठीक है। पानी का फ्लो जो है इसमें ज़्यादा होगा, किसमें, ए में, पानी का फ्लो इसमें ज़्यादा होगा। बी के तुलना में पानी का फ्लो ए में ज़्यादा होगा, बी में कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है, ये भी जो क्या रहा है ना, पानी का जो फ्लो हो रहा है, ऐसे उसमें ये एक प्रतिरोध लगा रहा है, वो भी एक प्रतिरोध लगा रहा है। जितना दूर जाएगा पानी फ्लो हो रहा है, तो अंदर में क्या हो रहा है, पाइप से टकरा रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका प्रेशर जो है ना कम करते जा रहा है पानी का, ठीक है, प्रतिरोध लगा रहा है। तो इसमें प्रतिरोध जो है ना कम लगेगा, किसमें, ये जो कम लेंथ का है, क्योंकि कम लेंथ का है, जितना ज्यादा लेंथ का रहेगा उतना उसमें प्रतिरोध लगेगा, जितना ज्यादा लेंथ का रहेगा उतना प्रतिरोध लगेगा। तो आप इससे हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है, मतलब आर है, हम ऐसे समझ लें, अभी आर सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। अगर 5 है तो इसका जब आर होगा, ठीक है, तो कितना होगा, 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 मीटर है, ये 50 मीटर है, ठीक है। इसमें जो पानी होगा स्लो होगा, किसमें, बी में। पानी जो तेज गिरेगा वो गिरेगा इसमें, किसमें, ए में। इसका प्रतिरोध अगर 5 है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 50 होगा। समझ गए? मतलब हम कह सकते हैं कि पानी का जब पाइप का लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा जो उसमें लगने वाला प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का जब लेंथ बढ़ाते हैं, पानी का पाइप का अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो उसमें लगने वाला जो प्रतिरोध है, यानी पानी का फ्लो है, वो कम जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पाइप का प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, ठीक है, लंबाई बढ़ाने से। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, मान लीजिए फिर एक गैलन है, छोटा बनाते हैं, सिर्फ समझना है इसको। एक मान लीजिए पाइप 2 बंडल था, पाइप का मान लीजिए 2 बंडल था, एक में से हम इसको क्या किए, काट लिए ऐसे, ठीक है, और इसका लेंथ है 5 मीटर, और एक जो पाइप है उसको भी काट लिए और इसको थोड़ा सा मोटा काटे, ठीक है, मतलब मोटा पाइप काटे। अब ये लेंथ है भी 5 मीटर, ये लेंथ है 5 मीटर, समझिएगा। इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर, इसका लेंथ कितना, लेकिन इसका जो एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो आप बताइए कि पानी का फ्लो किस में ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर ए है या अगर बी है तो जाहिर सी बी में ज़्यादा होगा, ए में कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये पाइप का जो रेजिस्टेंस है
वो कम है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है इसके तुलना में। मोटा पाइप है, जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा गिरेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाइप का जो रेजिस्टेंस है ना, एरिया अगर इसका मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा शायद 1 या 2 या 3 होगा, मान लीजिए 2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया बढ़ाने पे जो है रेजिस्टेंस है ना वो कम हो रहा है। एरिया बढ़ाने पे, एरिया जब हम पाइप को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। सेंस समझ गए कैसे? ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो पानी के टर्म में हो गया। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में समझते हैं। इलेक्ट्रिकल के टर्म में कैसे होता है? ठीक है, मान लीजिए यहाँ डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, ठीक है, इसका सप्लाई जो है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इसका जो दूरी है मान लीजिए 100 मीटर है, 100 मीटर दूरी पे इसका जो है लोड कनेक्ट है। फिर सेम डीसी जनरेटर है, इसका जो है यहाँ पे लोड कनेक्ट है। ये जो वायर इस्तेमाल किया गया ना, ये जो वायर इस्तेमाल किया गया है, इसको समझिए, ये जो वायर इस्तेमाल किया गया है, ये जो वायर इस्तेमाल किया गया है दोनों के लिए सेम है। मतलब इसका एरिया भी सेम है, सिर्फ लेंथ ज़्यादा है। मतलब सेम वायर को क्या किए, ज़्यादा दूर तक लेके गए। तो आप बताइए कि हमारा जो है जो जो बल्ब, मान लीजिए ये बल्ब है, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा, ए या ए? तो जाहिर से मान लीजिए ए वाला ए है, ए वाला बी है, तो जाहिर सी बात है ए वाला जो बल्ब है ज़्यादा रोशनी करेगा बी के तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा है ना, एक कम दूरी तय कर रहा है। मतलब एक कम प्रतिरोध से होकर के गुजर रहा है। जैसे पानी कम प्रतिरोध से होकर गुजर रहा था, उसी प्रकार से चालक का भी प्रतिरोध होता है जो कि कम प्रतिरोध से होकर गुजर रहा है, इसलिए लाइट ज़्यादा। क्योंकि इसका लेंथ जो है ना, ये जैसे मान लीजिए 100 मीटर है, तो ये मान लीजिए 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा ना 100 मीटर वाला का, मतलब ए का, मतलब आर जो होगा कम होगा, आर जो होगा इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और लाइट जो करेगा, लाइट जो करेगा ये ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये इसका जो प्रतिरोध है ना, ये जो चालक का इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध कम है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ जैसे ही बढ़ाए ना इसका चालक का लेंथ अगर बढ़ा दिए तो उसका जो प्रतिरोध है ना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसे समझिए कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, मतलब एल का बढ़ाने से क्या होगा, आर का मान बढ़ रहा है, ठीक है। अब समझिए इसको ऐसे, मान लीजिए अब इसको ऐसे किए, इसको हटा दिए, अब इसको हटा दिए, ठीक है, इसको हटा दिए, 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 ठीक है। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि देखने में क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए ये ऐसे है, ये है 100 मीटर, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। और ये क्या किए हम, इसको ऐसे करते हैं, इसको हम मोटा तार से लगा दिए, ये पूरा मोटा तार से है, ठीक है, मोटा तार लगा दिए। और लगा दिए कितना, दूरी जो है, दूरी दोनों का सेम है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन समझिएगा कंसेप्ट से अच्छा से। यहाँ पे हम बल्ब लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा आप बताइए, दोनों का जो वो है 100 मीटर है, ठीक है। इस पर हम क्या किए, सिर्फ हम एरिया बढ़ाए हैं, सिर्फ एरिया बढ़ाए, किसका, चालक का एरिया बढ़ाए हैं। तो क्या होगा ना कि इसमें जो प्रतिरोध होगा, इसमें जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा,
इसमें ये जो बल्ब है लाइट ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो मान लीजिए ए है और ये बी है, तो आर जो होगा ना इसका जो है ज़्यादा होगा और इसका जो है आर कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया हम किया ना, एरिया बढ़ा दिए। तो चालक का एरिया बढ़ाने से क्या होता है, चालक का एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है कम जाता है, आर जो है कम जाता है। ठीक है, तो दो सेंस निकला। हम जब एल को बढ़ाते हैं तो आर हमारा बढ़ता है, और ए को बढ़ाते हैं तो आर हमारा घटता है। ठीक है, मतलब लेंथ का समानुपाती है और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम लिखेंगे आर बराबर रो एल बाई ए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ठीक है, क्योंकि ये जो आर है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, 1/, ये होगा। ठीक है, इसलिए आर का हो गया मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब जब डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लग जाता है, आर बराबर हो जाता है रो एल बाई ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एल का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, जब ए का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, कमेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, 3 बात पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा कर लेते हैं। ये 3 बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? एक तो लंबाई पे, क्योंकि आर का मान बढ़ाने से एल का मान बढ़ाने से आर बढ़ता है। दूसरा एरिया पे, एरिया का व्युत्क्रमानुपात है। और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति। तीसरा क्या होता है? पदार्थ का प्रकृति। मतलब मान लो कि पदार्थ जो है कॉपर है, तो उसका तो रेजिस्टेंस अलग होगा। मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम या सिल्वर है, या हो सकता है कार्बन है, हो सकता है लकड़ी है, हो सकता है कुछ और ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कांच ले लीजिए। मतलब ये भी हुआ कि 3 बात पर निर्भर कर, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ का प्रकृति। मतलब अगर मटेरियल अलग पदार्थ, मटेरियल का पदार्थ भी चेंज कर रहे हैं तो भी उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, पदार्थ अगर चेंज कर रहे हैं तो भी उसका रेजिस्टेंस होगा। इसलिए आर बराबर लिखाता है ए रो एल बाई ए। रो जो हुआ पदार्थ का प्रकृति, मतलब किस प्रकार का पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ए बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसलिए जो है यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है ये आप देख सकते हैं, आर बराबर रो एल बाई ए, जिसको रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये हो गया लेंथ और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जैसे चालक है ये, तो इसका एरिया है ना, ये वाला एरिया की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना एरिया है उसका। ठीक है, तो आर बराबर रो एल बाई ए, मतलब इसका समानुपाती होता है, इसका व्युत्क्रमानुपात है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है रेजिस्टिविटी है। चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और बोधि टेक्निकल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ये वीडियो वहाँ भी अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रतिरोधकता जिसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है और इंग्लिश में उसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। हम लोग रेजिस्टिविटी को भी हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझने का कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इसके परिभाषा पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर है जिसका जो एरिया है ना 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है एरिया? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मात्रक को होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी एरिया को लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। कितना एरिया है इसका? 1 मीटर स्क्वायर। और ये मान लीजिए ये जो है इसका लंबाई जो है मान लीजिए 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो इसका क्या होगा? प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मटेरियल, सभी मटेरियल का प्रतिरोध होता है। कोई ऐसा मटेरियल जिसका प्रतिरोध नहीं। हाँ, किसी मटेरियल का कम होता है, जैसे सिल्वर का सबसे कम होता है, कॉपर का उससे ज्यादा होता है, एल्युमिनियम के उससे ज्यादा होता है, लकड़ी का सब बहुत ज्यादा होता है, पोर्सिलिन का भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस सभी मटेरियल का होता है। तो मान लीजिए 100 मीटर का कॉपर है, इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। अब मान लीजिए इसको आधा कर दिए, मान लीजिए इसको हम क्या करें, आधा कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे काट दिए, फिर यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम जाएगा क्योंकि इसका लेंथ जो है कम गया। तो लेंथ जब कम गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर बटा ये होता है। एरिया तो सेम है, एल कम गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम जाएगा। अब कितना कमेगा वो अलग वो है, मकसद है, अलग मतलब है। ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब मान लीजिए इसका जो हम क्या किए कि जैसे ये 50 मीटर हो गया, अब इसको हम क्या किए, इसको यहाँ पे काटे कि जिसका जो लंबाई है ना 1 मीटर बच गया, जिसका लंबाई 1 मीटर बच गया, मतलब इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना है? 1 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक से सेंटर तक। ठीक है, इसका लंबाई, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए उसी प्रकार से कॉपर एल्युमिनियम का होगा 1 मीटर, मान लीजिए एरिया हो गया 1 मीटर और स्क्वायर, और लेंथ हो गया 1 मीटर, 1 मीटर। सेम उसी प्रकार से हो जाएगा किसी का, मान ले लीजिए किसका लीजिएगा, लकड़ी का ले लीजिए, क्योंकि लकड़ी का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो इसका भी एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाएगा 1 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब लकड़ी का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। सॉरी, ये क्या एल्युमिनियम लिए थे ना, एल्युमिनियम लिए थे। ये कॉपर हो गया, एल्युमिनियम होगा, और ये लकड़ी हो गया। तो एक कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और लकड़ी हो गया। इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, 1 मीटर है और 1 मीटर है। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। सभी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर था, तो इसका 1 मीटर एरिया कितना लेना है? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना लेना है? लेंथ कितना लेना है? 1 मीटर। जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जो भी मान लीजिए कॉपर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कॉपर लिए, तो कुछ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ना, इसका कुछ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ना कॉपर का, एल्युमिनियम का भी होगा और लकड़ी का भी होगा। तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अब इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, ये क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी है। ठीक है, तो हमको मटेरियल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन हमको क्या करना है ना कि कोई भी मटेरियल जो हम रेजिस्टिविटी का जो गणना कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि कोई लकड़ी जिसका रेजिस्टिविटी का गणना करना है, उसका वैल्यू जो है 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर लेना है, और इसके में जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसको क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी का बोला जाएगा। वो उसको क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी। मतलब अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता का मतलब किसी पदार्थ का विद्युत धारा को संचालित करने की क्षमता, या विद्युत धारा चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालकता पे अभी हम आगे जाएंगे। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर मतलब इसका वैल्यू जो लेना है ना, मीटर में लेना है। मतलब अगर एल का मान लीजिए कॉपर है और ये मान लीजिए एल्युमिनियम है,
ठीक है। तो इसको भी अगर इसका रेजिस्टिविटी और इसका भी रेजिस्टिविटी गणना करना है तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर लंबाई भी लेना पड़ेगा और 1 मीटर एरिया भी लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर। इसका भी 1 मीटर लेंथ लेना पड़ेगा और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेना पड़ेगा। तो जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। वो उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल का प्रतिरोध ही है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लंबाई के लिए है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लंबाई के लिए जो उसका रेजिस्टेंस आएगा वो उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, 100 मीटर 50 मीटर के लिए नहीं लेना, 1 मीटर लंबा लेना है और 1 मीटर जो है उसका गोलाई लेना है, मतलब एरिया लेना है। जो उसका मात्रा आएगा वो होगा उसका रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए हम 1 मीटर लकड़ी ले लिए, कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका होगा, लकड़ी का होगा, सबसे ज्यादा होगा। कम किसका होगा, इसका होगा, और ज्यादा इसका होगा। मतलब इसके तुलना में इसका ज्यादा होगा और इसके तुलना में इसका काफी ज्यादा होगा। ठीक है, 1 मीटर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी का कुछ है, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे क्या है ना, कॉपर का होता है, ये गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है। सिल्वर का सबसे कम होता है, जैसा आप देख सकते हैं। सिल्वर का रेजिस्टिविटी मतलब सिल्वर का रेजिस्टेंस जो होता है ना सबसे कम होता है। ठीक है, टंगस्टन का ज़्यादा होता है, टंगस्टन है, टंगस्टन का ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का भी होता है और कॉपर को होता है। ठीक है, एक बहुत प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी सबसे मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम किस मटेरियल का होता है। रेजिस्टेंस सबसे कम मटेरियल किसका होता है, सिल्वर का। रेजिस्टेंस सबसे कम किस मटेरियल का होता है, तो वो होता है सिल्वर का। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना वो कॉपर यूज किया जाता है। किसमें, वायर के लिए। वायर के लिए सबसे ज्यादा कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन में जो है ना कॉपर कैडमियम इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम नहीं, कॉपर कैडमियम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप रेजिस्टिविटी अगर नोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस इसमें दिख रहा है वो टंगस्टन का दिख रहा है और सबसे कम किसका है, सिल्वर का। ठीक है, क्योंकि सिल्वर और जो कॉपर है दोनों का देखिए आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर मतलब चौड़ा गोलाई। जिस मटेरियल का भी करना है उसको आप करके मेजर कर लीजिए, वो उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। बेसिकली ये भी प्रतिरोध है लेकिन मीटर में ले रहे हैं, इसको 1 मीटर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव। मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ठीक है, कोई चालक है, मान लीजिए कॉपर का चालक है। ठीक है, अब इसको ताप बढ़ाने से इस चालक में प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जो है चालक है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है। इस पे अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ेगा। अर्धचालक है उसमें अगर इस पे इसका ताप बढ़ता है तो इसके पे प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आर का क्या फर्क पड़ेगा टी पे। टी बढ़ने से आर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से आर क्या होगा, किसके लिए, चालक के लिए, अर्धचालक के लिए और अचालक के लिए। ये यहाँ क्या है, ये अचालक है। ठीक है, अचालक है, चालक, अर्धचालक और अचालक। ठीक है, तो ताप बढ़ाइएगा ना, ताप अगर बढ़ा रहे हैं, देखिए सिंबल इसका मतलब है ताप को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब चालक है या मतलब चालक जैसे कोई कॉपर वायर है या एल्युमिनियम है या सिल्वर है, जब उस पर ताप बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि ताप बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और जो अर्धचालक है उसका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध जो होता है ना कम होता है। और उसी प्रकार अचालक का भी होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दोनों को। ठीक है, धातु या चालक जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और इसका जो होता है, ये दोनों जो होता है
ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है क्योंकि ताप बढ़ाने से दोनों का प्रतिरोध जो है अर्धचालक का और अचालक का कम होता है, गिरता है, नीचे होता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिरोध का प्रभाव किस पे, चालक, अर्धचालक और अचालक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। चालकता तो जैसे मान लीजिए ये क्या है ना, ये जस्ट चालकता जो है इसको जी द्वारा सूचित किया जाता है। ये जस्ट जो है ना प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का उल्टा है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है तो जैसे इसको ऐसे समझिए, कोई मटेरियल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जब हम करंट दे रहे हैं इसमें, मतलब सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, विद्युत धारा का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर विद्युत धारा इसमें जा रहा है तो कोई तो एक गुण होगा ना जिसके कारण विद्युत धारा जा रहा है। विद्युत धारा जा रहा है, एक तो रोक रहा है इसको, अब एक जो है इसको भेज रहा है, इसका गुण है ना, इसका गुण हुआ कि भाई एक तो आर हो गया जो कि रोक रहा है, विद्युत धारा अगर इधर से जा रहा है तो उसको विरोध कर रहा है, लेकिन एक यहाँ से यहाँ जा रहा है अगर विद्युत धारा, तो कोई गुण तो होगा ना इसको। तो जो गुण है ना उसको क्या बोला जाता है, चालकता। चालकता, इसीलिए कहा गया है कि जो चालकता होता है ना 1/r होता है, मतलब जिसका चालकता जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका चालकता कम होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका चालकता कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए चालक है, ठीक है, इसमें विरोध करने का क्षमता ज्यादा है, विरोध करने का क्षमता ज्यादा है, ठीक है, विरोध करने का क्षमता ज्यादा है, मतलब आर ज्यादा है। जब आर ज्यादा है तो इसमें विद्युत धारा कम होगा, कम जाएगा। तो जब कम जाएगा तो इस एक गुण तो कह सकते हैं ना कि भाई इसमें जो विद्युत धारा ले जाने की क्षमता कम है, तो जब क्षमता कम है तो जी मेरा कम होगा, मतलब जहां आर ज्यादा है वहां जी कम होगा, मतलब चालकता कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, इसलिए इसको जी बराबर बोला गया 1/r, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको जो मात्रक होता है महो होता है, और जो सिंबल होता है ओम का उल्टा होता है, ओम का उल्टा होता है। ठीक है, इसका सीमेन होता है और इसको महो द्वारा बोला जाता है। इसका चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, बहुत आसान है। ये प्रतिरोध जैसे है विरोध करने का क्षमता, और जैसे चालकता है वो ले जाने की क्षमता। चालकता जो है वो ले जाने की क्षमता किसका, करंट को। प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसको करंट ले जाने का क्षमता कम होगा। ठीक है, कम है तब तो करंट उसका प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफिनेशन से, परिभाषा से। चालकता का मतलब किसी पदार्थ का द्वारा बिजली संचालन करने की क्षमता, या किसी उष्मा या ध्वनि संचालित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब यहाँ पे तो हम उष्मा और बिजली की बात नहीं करेंगे, ध्वनि की बात नहीं करेंगे, उष्मा और ध्वनि की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे बिजली की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं, बिजली की बात करेंगे। इसमें भी चालकता होता है, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, या जो लोहा है ध्वनि का अच्छा चालक है, लेकिन हम इसका बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे बिजली का। तो बिजली का जो संचालन करने का जो क्षमता है ना उसको बोला जाता है चालकता। ठीक है, इसको जी द्वारा सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/r, मात्रक होता है, ठीक है, इसको मतलब महो, और इसको सूचित किया जाता है ये उल्टा ओम से। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, चालकता धातु का क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, चालकता क्या है, धातु का ज्यादा होगा, अधातु का कम होगा। धातु का क्यों? क्योंकि इसको धातु में करंट ले जाने की क्षमता ज्यादा होता है और अधातु में करंट ले जाने की क्षमता कम होता है। तो चालकता की बात कर रहा है, चालकता। ठीक है, ये ज्यादा होगा धातु में, अधातु में कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल है। जैसे ना बोलते हैं जो अधातु है विद्युत का कुचालक है, कुचालक मतलब उसको जो विद्युत ले जाने की क्षमता जो है ना वो बहुत कम है। चलिए आगे बात करते हैं विशिष्ट चालकता का। तो जिस प्रकार से 1 मीटर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे ना, तो जब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे किसी मटेरियल का तो उसको क्या बोला जा रहा था, उसको जो बोला जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसी के लिए इसका जो हम मेजरमेंट करेंगे ना 1 मीटर के लिए चालकता, तो उसको बोला गया विशिष्ट चालकता, विशिष्ट, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला जाता है। ये क्या है, जस्ट जो है
जो सिग्मा है जो 1 बटा रो के उल्टा होता है, रो के उल्टा होता है, मतलब रेजिस्टिविटी के उल्टा हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी के उल्टा हो गया, उल्टा कहें ऐसे लिखते हैं 1 बटा कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस के उल्टा हो गया, रेजिस्टेंस के उल्टा हो गया 1 बटा कंडक्टेंस, मतलब ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, और ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया विशिष्ट चालकता, ये हो गया चालकता। तो एक दूसरे का उल्टा है ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। अब है प्रतिरोधों का संयोजन। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था परिपथ। अब वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। सेम परिपथ है, ये परिपथ आप देख लेंगे ना तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन कहने का मतलब हुआ कि एक परिपथ है, ये सेम परिपथ है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने क्रम में किया जाता है? 3 क्रम में किया जाता है, श्रेणी, समानांतर और श्रेणी समानांतर, जिसको बोला जाता है मिश्रित भी बोला जाता है। मिश्रित करने का मतलब श्रेणी भी है और समानांतर भी है, इसको मिश्रित बोला जाता है। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वो चालकता प्रतिपथ में क्या है बहुत हम डिटेल से इसको लिए हैं, समझ रहे ना। काफ़ी लगभग 10 मिनट जो है इसी पे वीडियो बना है, तो ये आपको क्लियर होगा वहाँ पे, क्योंकि एकदम सेम है वो जो परिपथ का है डिफिनेशन, यहाँ पे डिफिनेशन सेम है। क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन करने का मतलब लोड का संयोजन वैसे ही करेंगे ना जैसे रास्ता रहेगा। लोड का संयोजन करेंगे वही तो माध्यम होगा इसका विद्युत धारा का प्रवाह का, तो माध्यम होगा, मतलब वही रास्ता होगा जैसे लोड संयोजन करेंगे। तो लोड को तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? प्रतिरोध बोला जा रहा है। लोड तो है, ये क्या है? लोड है। हो सकता है एक एसी हो, फैन हो, ये कूलर हो, ये कुछ और हो, लोड ही है। तो जैसे जैसे लोड जोड़ेंगे वो वही रास्ता से तो करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली परिपथ वाला सेम है। इसमें भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में लेंगे इसको, कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधों में, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसको हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं यहाँ पे, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। ये कैसे होता है, ये हम इसका जो सारा डिस्कशन है उसमें हम कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। समानांतर में लेते हैं, समानांतर में। ठीक है, समानांतर जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको जो होता है विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है और विभवांतर समान होता है। सभी प्रतिरोधों में समान होता है। कहने का मतलब हुआ जो हम यहाँ श्रेणी और समानांतर की बात कर रहे हैं ना, श्रेणी समानांतर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही रास्ता है। तो अगर यहाँ पे 10 एम्पियर है तो सब जगह 10 एम्पियर होगा, लेकिन वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। वोल्टेज सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब इसमें भी का मान जो होगा ना अलग अलग होगा। इसीलिए कहा है कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध जो संयोजन होता है उसमें जो विभवांतर करंट का होता है मान, वो सब में सेम होता है, सभी प्रतिरोध में सेम होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, जितना यहाँ जाएगा जितना यहाँ निकलेगा। ठीक है, और जो समानांतर होता है, जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए 12 एम्पियर गया, तो यहाँ पे अलग हो रास्ता, ये अलग है रास्ता, ये अलग है रास्ता, ये अलग है, तो सभी में अलग अलग हो जाएगा। 12 वो डिपेंड करेगा आर पे, कि आर का मान क्या है।
आर का मान ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध का करंट का मान कम जाएगा उसमें, जिसमें प्रतिरोध का मान कम रहेगा उसमें करंट का मान ज्यादा होगा। तो ये रास्ता अलग अलग है, इसलिए जो होता है ना करंट का मान इसमें कम जाता है, करंट का मान इसमें अलग अलग हो जाता है और इसमें जो है समान हो जाता है। करंट का मान जो श्रेणी क्रम है उसमें समान हो जाता है और जो समानांतर है उसमें अलग अलग हो जाता है, लेकिन विभवांतर में अलग होता है, क्योंकि विभवांतर हम दो पॉइंट के बीच में लेते हैं। तो विभवांतर जो है ना, देखिए सभी जो प्रतिरोध है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। विभवांतर जो है सभी प्रतिरोध जो है उसको देखिए सब जगह एक ही पॉइंट है, सब जगह तो सेम ही पॉइंट है ना। तो विभवांतर जो है ना समानांतर क्रम में सब में क्या होता है, समान होता है। लेकिन ये जो श्रेणी क्रम है उसमें क्या है ना, ये आर पर डिपेंड कर जाता है। तो आर का मान अलग अलग है तो विभवांतर सब में अलग अलग हो जाता है। V1, V2, V3, V4 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा I1, I2, I3, I4 हो जाएगा और इसमें V रहेगा, V एक ही रहेगा, V कॉमन रहेगा। इसीलिए ये इसको आप ध्यान रखिए। अब इसको सारा हम जो है बहुत डिटेल से उसमें बात किए हैं उस लेक्चर में, इसके पहले वाला जस्ट पहले वाला लेक्चर है, लेक्चर 2 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया मिश्रित क्रम हो गया, क्योंकि इसमें श्रेणी में भी है और ये समानांतर में भी है। यहाँ तक कि हम सारा फिगर भी जो है सेम इस्तेमाल किए हैं, इसका और उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, काफी वीडियो बड़ा हो रहा है तो उम्मीद करेंगे कि आज हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको अलग से क्लास लेंगे, ये अलग लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है और इसको कवर करने के लिए आधा घंटा और चाहिए, क्योंकि इसमें हमको प्रतिरोध मापने का विधि बताना तो है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बताना पड़ेगा वो कैसे काम करता है, और ओम मीटर बताना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। ओम मीटर तो ठीक है, प्रतिरोध को मेजरमेंट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी प्रतिरोध का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है ये भी हम इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सेपरेट आधा घंटा चाहिए, तो अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों को, और मेरा बोधि टेक्निकल लैब डाउनलोड करिए, क्योंकि बोधि टेक्निकल लैब पे ये जो वीडियो है, मतलब जितना भी वीडियो हम अभी बना रहे हैं वो सारा फ्री में अवेलेबल है। तो वीडियो वहाँ पर क्या होगा, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो सारा वीडियो जो है ना एक जगह मिल जाएगा। यूट्यूब पर रहेंगे तो यूट्यूब पर क्या होगा कि यहाँ भी मिलेगा, हो सकता है और टीचर जो अवेलेबल है उनका भी वीडियो आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना टाइम का बर्बादी ज़्यादा है आपका, क्योंकि कभी ऐड चलेगा तो कभी कोई आपका माइंड का डिस्ट्रैक्शन होगा, इधर उधर चला जाएगा ध्यान, क्योंकि बहुत सारा प्रकार का वीडियो रिकमेंडेशन में आते रहता है। और जब आप बोधि टेक्निकल लैब पे चला जाएगा तो सारा वीडियो एक जगह, उस पर नहीं तो ऐड चलेगा और नहीं तो कोई आपको फी लगेगा और नहीं कोई चार्ज लगेगा, सारा अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।